नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी आम समस्या पीसीओएस की। पीसीओएस लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी समस्या है जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीकों से महिलाओं को प्रभावित करती है। दुनिया भर में अगर देखें तो लगभग 1/3 महिलाएं इससे पीड़ित हैं। और पीसीओएस या कहें पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो भारत में लगभग 23% महिलाओं को प्रभावित करती है। इसमें मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन होता है। ये समस्या होने पर महिलाओं को पीरियड्स ठीक से नहीं होते और गर्भधारण में भी काफी परेशानी आती है। इसलिए इस समस्या के कारण महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान होती हैं। पीसीओएस के लक्षणों को नजरअंदाज करने पर भविष्य में गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए आज करें पीसीओएस पर खुलकर बात और जानें इससे जुड़ी हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो अलग अलग पैथी से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, एम्स नई दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा कछावा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गरिमा कछावा। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति गायकवाड़ भी जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति। इसके अलावा हमारे साथ होम्योपैथी एक्सपर्ट, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मालय रथ भी जुड़ी हुई हैं, साइंटिस्ट 3 हैं, डॉक्टर डीपी रस्तोगी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पद्मालय रथ। तो तीनों ही पैथी के नज़रिए से हम पीसीओएस को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये है क्या, और अगर इससे महिलाएं पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, तो किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, क्या ऐसा इलाज है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है, और साथ ही क्या है बचाव ताकि ये बीमारी महिलाओं से या कहें जो बच्चियां हैं, क्योंकि आजकल कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो हम जानेंगे इससे बचाव के उपाय भी, और आपके तमाम सवाल भी हमें मिले हैं वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर गरिमा, पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप समझाइए कि आखिर पीसीओएस जो एक मैं कहूँ आजकल एक सामान्य बीमारी सी बन गई है, लेकिन फिर भी इसको लोग सही तरह से समझते नहीं हैं, ये है क्या? देखिए, पीसीओएस एक लाइफस्टाइल बीमारी है। तो जिस तरह से हमारे को थोड़ी एफ्लुएंस आई है, और आजकल पहले क्या होता है, हर जीव जो इस धरती पे आता है उसको अपने खाने के समाधान के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल ये मेहनत थोड़ी हमारी रोज़ की दिनचर्या से थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां आजकल पढ़ाई लिखाई करने लगी हैं, नौकरियां करने लगी हैं। तो ऐसे में उनका मानसिक तनाव तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन शारीरिक जो व्यायाम या शारीरिक जो उन लोगों की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। ज़्यादातर सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं किसी भी लेडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत गहरा असर होता है, जिसके कारण उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कंसीव करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, चाहे पिता को है, ग्रैंड पेरेंट्स में हैं, वो इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो उन लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए और उन्हें ये बीमारी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो उसको कंट्रोल में कर सकें। बिल्कुल, और इसीलिए इस बीमारी से जुड़े हर पहलू पर हम बात करेंगे। डॉक्टर स्वाति, मैं चाहूँगी आयुर्वेद के नज़रिए से आप हमें बताएं कि पीसीओएस क्या है। आयुर्वेद दिनचर्या को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, और उसमें सबसे पहले उन्होंने जो बता रखा है दिनचर्या यानी सुबह से लेकर शाम तक आपने किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए। उसी तरह जब सीजन्स चेंज होते हैं तो उसके लिए ऋतुचर्या, हर सीज़न से दूसरे सीज़न में चेंज होता है, तब अपना शरीर में एक अग्नि, दैट इज़ जो मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर का, उसके लिए जो तत्व होता है वो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, उसको अग्नि कहा जाता है। तो इस अग्नि पे बहुत सारा चेंजेस हर सीज़न में होता है। तो ये सीजनल चेंजेस के हिसाब से अगर हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल अगर चेंज होती है तो हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरी बात है कि महिलाओं में हर महीने में जो मासिक धर्म आता है, उस वक्त उन्होंने क्या और किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए, उस पर उनका हार्मोन्स का जो भी सिक्रीशंस है और जो भी उनकी सेहत है, उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। पर इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान आजकल अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके चलते हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण, जैसे मैम ने अभी कहा, कि अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण अपने खाने की जो व्यवहार है
उसका जो भी हम रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं उसका अपने शरीर पर गहरा असर होता है। और जिस तरह से एक हर सेल अपना काम करने की जो भी एक नेचुरल और स्वस्थ रहने के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको थोड़ा ओवरकम करके थोड़ा साइड लाइन होकर कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है, और इसलिए ये सारी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आ जा रही है। और उसी को ठीक करना ये आयुर्वेद का हेतु रहा है कि ये हो ही ना, और हो गया तो इसको करेक्ट करना है। ठीक है डॉक्टर पद्मालय रथ, मैं चाहूँगी आप भी पहले शुरुआती कमेंट दें, होम्योपैथी के एंगल से पीसीओएस क्या है? हाँ, देखिए पीसीओएस एक डिजीज़ है और एक सिंड्रोम है जो कि कोई भी हम डिजीज़ को बोलते हैं कि एज पर WHO जो है कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली वेलबींग रहनी चाहिए। तो होम्योपैथी में भी डिजीज़ को वही बोला जाता है कि जब हेल्दी एनवायरनमेंट और उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी असंतुलन बैलेंस नहीं मेंटेन हो रही है तब उसको डिजीज़ होती है। तो पीसीओएस एक डिजीज़ सिंड्रोम है मॉडर्न कंसेप्ट में, और क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होती है, मगर होम्योपैथी में बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें एक फंडामेंटल कॉज होती है और कुछ उसकी एसेसरी सर्कमस्टांसेस होती है जो कि उस डिजीज़ को मतलब मॉडिफाई करती है। तो इसीलिए जिसको किसी को कुछ प्रवणता होती है, डिस्पोजिशन होती है, उसको मतलब मेंस्ट्रुएशन अर्ली एज में, जिसको मेनार्की कहते हैं, पहली दफ़ा पीरियड आती है, किसी को जल्दी आ जाती है, तो उसी में हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनको पीसीओडी या पीसीओएस होनी चाहिए, हो सकती है। तो इसी प्रकार है क्योंकि उनके खान पान इसमें भी कुछ मॉडिफाई कर सकती है, उनकी दिनचर्या उसमें मॉडिफाई कर सकती है, वो कौन सी एनवायरनमेंट में रहती है, किसी टाइप की मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस में रहते हैं, ताकि इनका जो है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो हमारे मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसमें भी कुछ हमारे इम्बैलेंस हो सकती है, ताकि हमें पीसीओएस होने की चांसेस हो सकती है। तो इसी प्रकार है कि बहुत फंडामेंटल एंड एसेसरी सर्कमस्टांसेस उसके लिए देखभाल होती है पीसीओएस करने के लिए। ठीक है डॉक्टर गरिमा कछावा, कोई भी जो बीमारी है वो काफ़ी पहले से अपने साइंस और सिम्टम्स दिखाने लगती है और उन्हें नज़रअंदाज करना ही आगे जाके गंभीर बना देता है स्थिति को। पीसीओएस को लेकर जब हम बात करते हैं, इसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि काफ़ी छोटी बच्चियों में भी पीसीओएस देखा जा रहा है। क्या अर्ली साइंस और सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि ये पीसीओएस है? देखिए, ये देख के समझना कि ये पीसीओएस है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये लक्षण अगर हमें दिखें तो हम ये सोचें कि इन्हें आगे चलकर ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एकदम नई एडोलेसेंट जो नव युवतियाँ हैं जिनको अभी अभी मेंसेस आया है, हम 2-3 साल तक तो उनको पीसीओएस का डायग्नोसिस देते भी नहीं हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कुछ बच्चे हैं जिनको जल्दी मेंसेस आ गया, जैसे अभी मैडम ने बताया। तो मेंसेस बहुत डिपेंड करता है कि किसी भी युवती का बॉडी मास कितना है। अगर आपका बॉडी मास क्रिटिकल अटेन कर लिया है तो आपको मेंसेस आता है। तो अगर वो आपने जल्दी अटेन कर लिया, इसका मतलब आपको टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो आगे चलकर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी फैमिली के अंदर अगर ओबेसिटी या मोटापा की प्रॉब्लम्स हैं, आपके भाई को, आपके घर में, इसका मतलब खान पान इस तरीके से है जो आपको मदद करता है ज़्यादा वेट गेन करने का, तो आगे जाके आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके परिवार में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो आपको आगे इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, तो आगे जाके पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। और जिन बच्चों को पीरियड्स महीने के महीने ना आके देरी से पीरियड्स आते हैं, उन बच्चों को पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। और आजकल लड़कियां बहुत आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जा रही हैं, तो मानसिक तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके कारण लड़कियां तनाव में रहती हैं और उसके कारण उन लोगों को कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और पीरियड इरेगुलर होना। तो ये वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं
जिनको कि आगे जाके PCOS हो सकता है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। अगर हमें बच्चा परेशान नज़र आ रहा है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव बॉडी इमेज। अगर बच्चे को लगता है कि मेरा वजन ज़्यादा है, मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकल के आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ के अंदर हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, चेहरे पे बाल निकल के आते हैं, तो नेगेटिव बॉडी इमेज होने से भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग PCOS। तो इन लड़कियों को हम थोड़ा सा ध्यान दें और उन्हें थोड़ा समझाएं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, डाइट के बारे में, तो हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि इन ग्रुप ऑफ गर्ल्स में से किसी को PCOS होने के चांसेस हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, जैसे आप तीनों ही विशेषज्ञों ने ये बात सबसे पहले कही है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये एक डिजीज़ है, और जैसा अभी भी हम बात कर रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ही हो सकता है इस तरह के सिम्टम्स दिखें, जो हो सकता है कि आगे जाकर PCOS में बदल सकते हैं या ये बीमारी हो सकती है। बहुत सारी बातें अभी हमें डॉक्टर गरिमा ने कही है कि किस तरह से आज जो प्रेशर है बच्चियों पर भी काफ़ी बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि इसके लिए क्या जो पारिवारिक स्थिति है वो भी जिम्मेदार हो सकती है क्या? पारिवारिक स्थिति में 2-3 चीज़ें हैं। हमारा एक कल्चर होता है कि हमारे ट्रेडिशन में किस तरह का भोजन एक करने की आदत है। पर आजकल ये देखा जाता है कि ये परिवार की जो कल्चरल थिंग्स है दे हैव बीन रिप्लेस्ड, वो भी रिप्लेस हो गए कुरकुरों से, चिप्स से, इन सारी चीज़ों से। सो दिस पर्टिकुलर डाइट, पैकेट फूड है, बेकरी के आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स बचपन से ही कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। बच्चों को जो एक दाल चावल सब्जी रोटी ये फ्लेवर्स पसंद नहीं आ रहे हैं बेसिकली, और उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एडेड सबस्ट्रेट्स हो, बहुत सारे सॉसेज हो, चाइनीज़ फूड स्टफ्स हो। ये सारी चीज़ें उनको स्टिम्युलेट कर रही है, उनके ब्रेन सिस्टम को स्टिम्युलेट कर रही हैं ताकि वो प्रवृत्त हो ये सारी बाहर की चीज़ें खाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों का इस तरह से असर होता है कि ये जब शरीर में जाते हैं तो ये न्यूट्रिशन में डेफिसिट होते हैं। न्यूट्रिशन इसमें है नहीं, और इसमें न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण इनके जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है वो इस तरह से हो जाता है कि सिर्फ फैटी बनेगा और बाकी कुछ नहीं बनेगा। खाने पीने के जो समय है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है, एंड एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा प्रमाण में चीनी का सेवन। अब चीनी का सेवन जब मैं कह रही हूँ तब आप ध्यान दीजिए कि चीनी सिर्फ चीनी नहीं है। आप चपाती भी खा रहे हो तो वो चीनी है, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो शुगर ही बनना है उसका शरीर में जाने के बाद। तो ये चीज़ें खाते समय हमको ध्यान ये देना है कि हम कौन से टाइप में चीज़ खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, और कब खा रहे हैं, और कितने प्रमाण में खा रहे हैं। ये 4 चीज़ों की तरफ अगर हम अच्छे से मेटिकुलसली ध्यान देते हैं तो घर में अगर पूरा वातावरण ही इस तरह का होगा तो बच्चे पे इन्फ्लुएंस भी उसी तरह का होगा। अगर माता पिता ही रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो हम बच्चों को नहीं, जिद कर रहे हैं तो तुरंत जो जिद कर रहे हैं वो दिला देंगे। और इस तरह से रोज़ अगर पेप्सी की 2 लीटर की बोतल अगर रोज़ ख़त्म हो रही है तो सिर्फ PCOS गर्ल्स को ही नहीं होता है। गर्ल्स में सिर्फ एक भगवान ने दी हुई देन है कि उनको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है और उनकी जो कोमल तासीर है उसके कारण ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर ये बॉयज़ में भी हो रहा है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बॉयज़ भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे तो उनके भी शरीर पर ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक जो भी असर है वो तो हो ही रहा है। पर हमको ध्यान ये देना है कि जो सराउंडिंग्स हैं हमारे उसको वी शुड नॉट फॉल प्रे टू इट, हमको उसको चेंज करना है। तो ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में हमारा जो अग्नि होता है, दैट इज़ द फायर दैट डाइजेस्ट एवरीथिंग इन द बॉडी, वो अलग तरीके का है। और जो विदेशों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो अलग तरीके का होता है। तो इस तरह से इसका बैलेंस रख के जो चीज़ें अच्छे से पच रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन आप करिए, और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस रखिए। और जैसे चॉकलेट्स भी सिर्फ आप खा रहे हो तो दैट कैन ऑल्सो बिकम वन रीज़न फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, और भी हम जानेंगे कि किन और बातों का ध्यान रखा जा सकता है। डॉक्टर पद्मालय रथ, मैं होम्योपैथी के नज़रिए से समझना चाहूँ तो होम्योपैथी कैसे मदद करती है, चाहे वो ट्रीटमेंट की बात करें या फिर और स्टडीज़ होम्योपैथी में क्या PCOS को लेकर हुई हैं, कितनी मदद होम्योपैथी कर सकती है इन मामलों में? अभी जो देखा जा रहा है जैसे PCOS में होम्योपैथी के कारगर
साबित हो रही है। इसमें कई सारे हमारे स्टडी हुई है। जो पीसीओएस को स्टडी करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मतलब इसका निदान पहले करनी चाहिए, मतलब जो डायग्नोसिस है वो सही तरीके से होनी चाहिए। पीसीओएस का डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करनी है ना, जो कुछ हमारे क्राइटेरिया बनी है, कुछ सोसाइटी है, जैसे कि हमारा एक है यूरोपियन सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड एम्ब्रियोलॉजी, उनके तहत है एक हाइपर एंड्रोजेनिज्म होगा। हाइपर एंड्रोजेनिज्म आइदर बायोकेमिकली और सिम्टोमेटिकली, मतलब उनमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होगा, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होगा, या एक्नी और मुहासे हो सकती है। और उसमें क्या है, और एक अनियमितता, जो अनओव्यूलेशन या ओलिगो ओव्यूलेशन के कारण उनका पीरियड्स में इरेगुलरिटी होगा। आइदर पीरियड रुक जाएगा, नहीं होगा, या तो फिर पीरियड डेट से आएगा। हमें क्या है ना, हर एक साल में 12 पीरियड आनी चाहिए, मगर जब वो 9 से कम आती है उसको हम सोच सकते हैं कि पीसीओएस की तरफ जा रही है। और एक क्राइटेरिया है ना, अल्ट्रासाउंड इमेज में, मतलब ज़्यादातर देखेंगे जिनको पीरियड की इरेगुलरिटी हो रही है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड होती है, वो ऐसे देख लेते हैं कि पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स है और क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि पीसीओएस, देन एडवाइस कर दें कि FSH LH करें। मगर उसका भी एक क्राइटेरिया है, मतलब पीसीओएस बोलने के लिए, मतलब अल्ट्रासाउंड इमेज में क्या होनी चाहिए, जो हमारी ओवरी है वो हर उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है उसका नंबर 12 से ज़्यादा होनी चाहिए, और फॉलिकल का जो साइज़ है वो 10 mm तक की 2 से 9 mm तक हो, और वो जो ओवरी है, ओवरी आइदर वन ऑफ द ओवरी या बोथ ओवरी दोनों एनलार्ज होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको बोलेंगे ए पीसीओए रिप्रेजेंट कर दें। ये तीनों चीज़ हो जाएगा, फिर हम उसको ले रहे हैं, उसी वाली केस को हम पीसीओएस बोल, और साथ के साथ उसका बॉडी मास इंडेक्स होती है। पीसीओएस यूजुअली मतलब दोनों में देखा जा रहा है कि एक पतले में हो रही है, मोटे पे भी हो रही है। यूजुअली जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 तक नॉर्मल बोलते हैं, उससे जब, क्योंकि हाइट और वेट की इम्बैलेंस, और इसमें देखा गया उसी टाइप के लोगों को लेके हमने स्टडी किए हैं, और उस स्टडी में पाया गया है कि कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें उसका फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप, उसका खान पान, उसका पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ, इवन इफ उसका इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो बच्ची जब या वो महिला जब उसकी मम्मी के गोद में बढ़ रहे थे तब उनकी मम्मी का क्या हिस्ट्री था, वो भी सारा चीज़ हम लेके एक मतलब कंक्लूजन में आ रहे हैं कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा। इसमें कई सारे मेडिसिन भी कारगर पाया गया है, जैसे कि पल्साटिला हुआ, ऐसे। और अब हम कुछ दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं। ये सवाल हमें पद्मा रानी ने राजस्थान से भेजा है, और इन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी PCOS से पीड़ित है, PCOD इन्होंने लिखा हुआ है, PCOD से पीड़ित है। वो अब 10 साल की है, उसके गालों और गर्दन पर बहुत सारे प्यूबिक हेयर दिखाई देते हैं, और मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रहती हूँ। डॉक्टर गरिमा, ये 10 साल की बच्ची को लेकर सवाल है। अभी हम उम्र की बात भी कर रहे थे, इनको काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर हैं, तो क्या आप बताएंगे, क्या सलाह देंगे बच्चे के लिए? 10 साल की बच्ची को अगर फेशियल हेयर हैं तो हम सिर्फ फेशियल हेयर मानकर उनको PCOD नहीं बोल सकते। अच्छा। अगर 10 साल की बच्ची को बहुत ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम है, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वज़न भी ज़्यादा है, क्या बहुत ज़्यादा एक्नी, मुहासे की भी तकलीफ़ है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स का इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा हार्मोन्स की एक्टिविटी इसी एज ग्रुप में होती है। तो अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो तो वो बहुत ज़्यादा महसूस भी इसी एज ग्रुप में होता है। नॉर्मल भी अगर वो प्यूबर्टी आ रही है उनको, तो भी उनको थोड़ा हेयर ग्रोथ होगा, तो भी उनको थोड़े मुहासे होंगे। लेकिन क्या वो PCOD के कारण है या किसी और कारण से हैं, तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। सिर्फ मात्र एक उनके हेयर हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि उनको PCOD है। रही बात उनके स्वास्थ्य को लेके ये चिंतित है, तो उनको थोड़ा समझना होगा कि वो एग्जैक्टली किस पॉइंट को लेके चिंतित है। अगर बच्चा एक्टिव है और उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो एक बार चेकअप करा लें। तो मेरी तो उनसे ये सलाह है कि किसी एक विशेषज्ञ के पास चले जाएं और वो अपनी सारी समस्या को बताएं, तो उनको
इलाज तो होगा ही, उन्हें इस समस्या को समझने में बहुत मदद मिलेगी कि क्या ये वास्तव में पीसीओडी है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या ये एक नॉर्मल प्यूबर्टी का प्रोसेस भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो एक अच्छे डॉक्टर से जांच कराना इस समय सलाह लेना बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगला सवाल हम शामिल करते हैं। डॉक्टर स्वाति, ये जो सवाल है राजेंद्र कुमार जी ने पूछा है, कुमाऊं उत्तराखंड से सवाल आया है। इन्होंने अपनी पत्नी को लेकर सवाल पूछा है कि मेरी पत्नी की उम्र 32 साल है, 27 साल की उम्र में उन्होंने गर्भधारण किया लेकिन मिसकैरेज हो गया, बाद में पता चला पीसीओएस का, तो क्या हमें फिर से गर्भधारण के लिए अभी सोचना चाहिए? इस सवाल का जवाब अगर आप हमें दें कि पीसीओएस का पता, पहली बात तो कि क्या बाद में जाके भी लग सकता है, इस उम्र में जाके पता लग सकता है, या ये जांच बाद में हुई है इसलिए पता लगा है और सिम्टम्स पहले से चलते आ रहे हो, कोई जांच ना हुई हो इसलिए इन्हें पता नहीं लग पाया? सिम्टम्स पहले से चलते आ रहे हैं और जांच में अभी पता चला है, यही ज़्यादा तौर पे होने की संभावना ज़्यादा है और इसमें डरने लायक कोई बात है नहीं। पीसीओएस एक अपना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप जैसे ही उसको करेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे तो इसको आप पूरी तरह से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इनको गर्भधारणा हुई है, गर्भधारणा हो गई है, ये 50% आपका अचीवमेंट है और आगे जाके आपको गर्भधारणा ज़रूर हो सकती है। सिर्फ आपको ख्याल ये रखना है कि भले ही पीसीओएस है तो हमको करना क्या है। अब जैसे मैम ने कहा कि इस केस में भी हमको पता नहीं है कि उनका मेटाबॉलिज्म किस तरह का है, वो बहुत ज़्यादा लीन प्रवृत्ति की है। और एक मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ फोकस करना चाहूँगी, वो है कि व्यक्ति जो है वो मानसिक तौर से कितना स्वस्थ है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आयुर्वेद में सत्व करके कहा गया है, सत्व दैट इज़ द माइंड ऑफ योर बॉडी दैट इज़ फंक्शनिंग। और अपना बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एक छोटा सा सोच भी अपने बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने की कैपेसिटी रखता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कितने खफा रहते हो, कितने गुस्सा करते हो, कितना ज़्यादा दुखी रहते हो, इन सारी चीज़ों से भी ये सारा जो मेटाबॉलिज्म है इसको स्टिमुलस मिलता है। तो गर्भधारणा होने से पहले आयुर्वेद में पंचकर्म जैसा एक बताया गया है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उसके कारण जो भी आपका बॉडी में जैसे ओबेसिटी है, उसके कारण जो भी लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, आपका जो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए जो भी करना है, ये सारी चीज़ों को मिला करके पंचकर्म से शोधन चिकित्सा जो होती है, इसमें बस्ती भी आता है। बस्ती इज़ अ ट्रीटमेंट जिसमें आपके शरीर में वात इज़ द कॉम्पोनेंट, ऐसा कॉम्पोनेंट है, ऐसा तत्व है अपने बॉडी का जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। तो सेल के अंदर की चीज़ को बाहर लाना है, बाहर की चीज़ को अंदर ले जाना है, ये सारा आपके शरीर का वात करेगा। तो इस वात को आपको रेगुलेट अगर करना है तो बस्ती ये एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। उसी के साथ में आपको कुछ डाइटेटिक रेगुलेशंस उसमें बताए जाते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे ही विरेचन एक नाम का ट्रीटमेंट होता है, ये विरेचन तो विशेष करके बीज शुद्धि के लिए बताए गए हैं। जैसे आपके कई सारे जेनेटिकली आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज़ेस जो है ट्रांसमिट होते हैं या आ जाते हैं, तो इन सबको जीन्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं, उसकी जो लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं देते दूसरे जनरेशन में। तो ये सारी चीज़ों को एनहांस करने के लिए पंचकर्म के जो स्नेहन स्वेदन ये पूर्वकर्म है, और उसके बाद बस्ती, विरेचन, वमन, ये सारे, वमन से तो इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट इस पे पाया जाता है क्योंकि वमन में लंघन दिया जाता है या फिर कुछ घी का प्राशन कराया जाता है, और उन सब चीज़ों से उनको जो वॉमिटिंग कराई जाती है उसमें जो कफ कंपोनेंट है बॉडी का, कि जिससे शरीर भारी हो रहा है, वो शरीर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, और उसके कारण ये सारी जो परेशानियां हैं इसमें फ़ायदा आपको मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर गर्मा, क्योंकि इनफर्टिलिटी की बात आई है और जब मिसकैरेज को लेकर बात है, ये सबसे बड़ा डर लोगों के मन में होता है कि अगर पीसीओएस है तो गर्भधारण नहीं कर सकते, और अगर गर्भधारण हुआ भी है तो मिसकैरेज हो जाता है। इसको लेकर आप थोड़ा सा बताइए, किस तरह के मामले होते हैं और क्या ये महज डर है या फिर इसका इलाज है? देखिए, किसी भी औरत का गर्भधारण होने के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना ज़रूरी है, और सिर्फ पीसीओएस ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका असर हो सकता है, जिसके कारण आपको अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो एक चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर हमें
प्रेगनेंसी करनी है या गर्भ धारण करना है तो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हेल्दी होना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई आशंका है कि भाई मेरा वज़न ज़्यादा है या मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी फैमिली में है, या मुझे पीसीओएस है। आजकल क्या होता है, पीसीओएस का डायग्नोसिस डॉक्टर कम और मरीज खुद ब खुद अपने आप ज़्यादा कर रहा है। और एक बार जब वो गूगल पे जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे जो लक्षण हैं वो पीसीओएस से मिल रहे हैं तो मुझे तो पीसीओएस है, फिर सारे के सारे नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है और वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है कि आप नेगेटिव बॉडी इमेज लेके बैठ जाते हैं, आपको मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो इन सब के रहते हुए आपके प्रेगनेंसी के पहली बात तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। एबॉर्शन डायरेक्टली पीसीओएस से इतना नहीं होता है, बट उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके कारण एबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि पीसीओएस के अंदर ढंग से अंडा नहीं बन रहा होता है, जो कि हम ओवम बोलते हैं, जिसके कारण महीना बराबर नहीं आ रहा होता है, तो हो सकता है अगर उसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उनको पहले तो कंसीव करने में थोड़ी सी देरी होएगी और फिर उसके बाद में कभी कभी अबॉर्शन भी हो सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। डरने की बजाय हमें ये समझना होगा कि हम पीसीओएस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पीसीओएस एक इस तरीके की बीमारी है जिसको आप बहुत आसानी से अपनी दिनचर्या में फेरबदल ला के, अपने वजन को कंट्रोल करके, अपने खान पान को कंट्रोल करके, उसको सिर्फ आपको कंट्रोल करना है और अपने तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करना है। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओएस का कोई भी मरीज, जिस तरीके से पहला एक सवाल आया था कि क्या हमें कंसीव करना चाहिए, बिल्कुल कंसीव करना चाहिए आपको, और आपको उस राह पे निकलना चाहिए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाके उसका निवारण निकालिए, उसको क्लियर कीजिए और फिर उसके बाद में कंसीव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मालय रथ, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी जो कॉम्प्लिकेशंस या फिर एक तरह से तमाम और जो कंडीशंस इससे जुड़ी होती हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने डायबिटीज़ का जिक्र किया, और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो जुड़ी हो सकती हैं। मैं कहूँ किसी को डायबिटीज़ अगर है तो पीसीओएस हो सकता है, या पीसीओएस है तो डायबिटीज़ हो सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करिए, और कौन सी बीमारियां हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ, जैसे मतलब इसका पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो पीसीओएस मतलब हम उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन करके उसका ट्रीटमेंट अगर सही ढंग से किया जाए और उसका दिनचर्या में परिवर्तन लाया जाए और सही मात्रा में सही खान पान में ठीक रखे, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन की रास्ते में नहीं जाएगा। अच्छा। इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसमें आपको लीवर भी अफेक्ट होती है, आपका पैनक्रियाज अफेक्ट होती है, और आपका जो स्किन में भी, उसमें भी चेंजेस आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने भी बोले हैं कि मेल में भी दिखा जाता है, इसको हम सिंड्रोम एक्स बोलते हैं। इसमें क्या होती है ना, तो पीसीओएस में क्या होगा, जो कॉम्प्लिकेशन आएगा, हमारा हाइपरलिपिडेमिया होती है, जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है उसमें चेंजेस आ रही है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ जाएगा, एचडीएल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ डायबिटीज़ भी हो रही है। जिसको डायबिटीज़ है उसको पीसीओएस होने की संभावना है, जिसको पीसीओएस है और साथ में मोटापा है और फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। मतलब उनका लगेगा कि फास्टिंग शुगर कर रहे हैं, नॉर्मल आ रही है, और जब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं या इंसुलिन, सीरम इंसुलिन टेस्ट कर रहे हैं, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उनको ये बताता है कि आगे जाके उनको डायबिटीज़ होने की चांसेस है और हो सकती है, अगर वो अपने दिनचर्या में कुछ कंट्रोल नहीं रखेंगे तो। डॉक्टर गरिमा, डायबिटीज़ को लेकर बात की, और जैसे अभी डॉक्टर पद्मालय ने बताया भी कि अलग अलग अंगों को प्रभावित कर सकता है पीसीओएस में। जब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात करते हैं, उसे किस तरह से इफेक्ट करता है, और आप लोग बार बार कह रहे हैं पॉजिटिव सोच रखने की बात, तो क्या हम माने कि ये कहीं ना कहीं लूप बन जाता है कि पीसीओएस है तो आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि स्किन की भी बात आपने कही, उससे बाहर आना कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत, पीसीओएस एक शारीरिक के अलावा एक मानसिक तरीके से भी आपको बहुत अफेक्ट करती है, और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका मानसिक तनाव और नेगेटिव बॉडी इमेज।
एक बार अगर बच्चे को ये दिमाग में आ जाता है मेरा वज़न ज़्यादा है, या मुझे तो इतने पिंपल्स हो रहे हैं, मेरी फ्रेंड है उसको तो एकदम चेहरा चमक रहा है, तो ये सब जब चीज़ें आती है तो बच्चा अपने आप को एक कोने में समेटता चला जाता है, और मानसिक तनाव का आपके बाकी के शरीर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के रहते हुए आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता है, आपका कार्डियोवास्कुलर के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अदरवाइज़ भी पीसीओएस क्योंकि एक खान पान और मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, तो आपका इससे एसोसिएशन मोटापे से है, खान पान की बीमारी है, तो आपके आगे जाके मोटापा भी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और आपको ब्लड प्रेशर रह सकता है, और आपको आगे जाके कार्डियोवास्कुलर रिस्क का मतलब है कि चलो ठीक है अभी तो आप यंग हैं, आपकी फिर भी फिजिकल एक्टिविटी है और आपकी बॉडी में एंड्योरेंस है, लेकिन आगे जाके आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका बीपी हाइपरटेंशन आपको रह सकता है, जिसके कारण आपको लकवा हो सकता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स एक पीसीओएस के पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखे एक जाते बोन हैं। डेंसिटी की बात, जो हड्डियों की मजबूती है उसे लेकर भी क्या इस पे असर पड़ता है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा एसोसिएशन देखा गया है, डायरेक्ट एसोसिएशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा एसोसिएशन देखा गया है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी का अभाव देखा गया है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल देखी गई है। बीएमडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक्टिव रख पाते हैं। तो अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी या लाइफ बैलेंस ले आएंगे तो मेरे हिसाब से बीएमडी वाली समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसी में डॉक्टर स्वाति, जो फिज़िकली एक्टिव रखने की बात कही है, फिज़िकल एक्टिविटी अगर आपने अच्छी रखी हो, दिनचर्या की बात आपने की, ऋतुचर्या को भी आगे जोड़ा, कहीं ना कहीं ये पीसीओएस ही नहीं, कई और ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल में रख सकती है, रोका जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो पीसीओएस में इसका कितना बड़ा असर देखा जाता है, और कौन से ऐसे बड़े 5 नियम आप बताएंगे जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहला नियम तो मैं ये कहूँगी कि हम खाने में कौन सी वस्तुएं ले रहे हैं। जैसे जो भी हेवी चीज़ें हैं, गुरु और लघु ऐसा एक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है। जो चीज़ें पचने में टाइम लेती हैं वो चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ के डाइट में कम लें, और जो पचने में ईजी है, हल्की है और काफ़ी कम समय में पच जाती है, उनको आप ज़्यादा लें। आप रोज़ एक्सरसाइज करें। आप जब भी खाना खाएं तब टीवी मोबाइल ना देखें और खाने की तरफ ध्यान दे के खाना दें। खाना कितने प्रमाण में खा रहे हो वो देखें और किस तरह से चबा के खा रहे हो। इट शुड बी 80% डाइजेशन आपका माउथ में हो जाए, उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए, डाइजेशन का लोड कम हो जाए, उसी से आपकी बहुत सी समस्याएं कम। जैसे एक्एंथोसिस का अभी बात हुई है, ये एक्एंथोसिस जैसे स्किन पे दिखाई दे रहा है, कुछ मस से दिखाई दे रहा है, कुछ काला वर्ण का डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट जो है हमारे शरीर में जो स्टिम्युलस हो जाता है कुछ ग्रोथ का, एक सेल्स ज़्यादा प्रमाण में बनने का, तो ये सारा रस से रिलेटेड है। आपका डाइजेशन अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में दिखाई देती है। जिस समय आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाओगे, वैसे ही आपका रोज़ की ज़िंदगी में आप जैसे पनीर का सेवन अगर ज़्यादा कर रहे हो तो इट इज़ हेवी इन डाइट, और आजकल डाइटिशियंस प्रोटीन्स के नाम पे ये बहुत ज़्यादा खाने के लिए सलाह दे रहे हैं। रादर चरक में इस तरह से बताया गया है कि दही और पनीर इसका कम सेवन कीजिए, क्योंकि दही जो है वो आपका ब्लॉक्स तैयार कर देता है, तो आपका सर्कुलेशन उससे हैम्पर हो जाता है। तो कुछ नित्य आहार, और अगर खा भी रहे हैं तो दिन में खाइए, दिन में खाइए, बचे सही से। हाँ। और तो ये सब जो डाइट है आपका उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड इज़ एक्सरसाइज। उसके बाद जिस तरह से आप ये सारा करें, और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, तब ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो शरीर में अग्नि, दैट इज़ पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो उस समय लड़कियों ने चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और जो भी नमक वाली चीज़ें हैं उसको नहीं खाने से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि तब जो कुछ भी चीज़ें जो पचेंगी नहीं वो कहीं ना कहीं आम के स्वरूप में शरीर में स्थित हो जाती हैं। फिर वो अगर यूट्रस में स्थित हो जाती हैं तो आपको एडिनोमाइसिस जैसी बीमारी हो जाएगी, या फिर पॉलिप बन जाएगा, या फिर फाइब्रॉइड्स बन जाएंगे, या फिर आपको ओवेरियन जैसे सिस्ट जैसा कुछ बन जाएगा। तो ये सारे की रोकथाम के लिए आपको ये सारी चीज़ें रोज़ के डाइट में अगर आप लाते हो, आप सुबह जल्दी उठिए, सूरज का दर्शन कीजिए, उसके बाद आपकी दिनचर्या का पूरा जो
मेटाबॉलिज्म है वो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स अपना सूरज है, तो उसमें से सारी एनर्जी और ऊर्जा मिल रही है, तो उसको आप ज़रूर नज़रअंदाज मत कीजिए, रोज़ उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपका दिनचर्या इस तरह से फॉलो करेंगे और आपकी ऋतुचर्या फॉलो करेंगे। जैसे ठंडी का मौसम आ जाता है आप थोड़ा डाइट बढ़ा दीजिए, जैसे गर्मी का मौसम आएगा डाइट को थोड़ा कम कर दीजिए। बस इतना अगर आप तो हो फॉलो सकता है करते हैं, तुरंत असर ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नहीं बदलाव बहुत होगा। ज़्यादा, आपको 15 दिन में बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसका असेसमेंट अगर आपको करना है तो आपकी टंग का इस्तेमाल इसमें कीजिए। टंग और मुख का स्वाद, मेरे मुंह में जिस तरह से स्वाद आ रहा है, अगर खट्टा सा कोई भी चीज़ खा लेने के बाद मुझे खट्टी सी फीलिंग आ रही है तो तुरंत आप लंघन पे चले जाइए, खाना छोड़ दीजिए। आप आपकी जिह्वा को, आपकी जीभ जो है उसको आईने में देखिए, उससे बात करिए, वो आपके साथ बातें करता है। उसके ऊपर अगर कोटिंग है तो आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपने तुरंत गर्म पानी पी लीजिए और डाइट को थोड़ा कम कर दीजिए। वो कोटिंग जब चला जाएगा तभी आप पूरे नॉर्मल डाइट पे आ जाइए। अगर आप शादी में जाने वाले हो, इस तरह से कुछ आपका है, तो आप वहाँ पे खाना ना खाओ। इतनी छोटी सी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हो। और दूसरी चीज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी का सेवन। पानी का सेवन, जैसे सुबह उठ के कोई 1-1 लीटर पानी पी रहा है, तो इससे अग्नि या मेटाबॉलिज्म ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको अगर आपको एनहांस करना है तो पानी का सेवन अच्छे से, अपने शरीर को कितना लगने वाला है, जैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा धूप में काम करने वाला हूँ तो मुझे ज़्यादा पीना चाहिए 3 लीटर। अगर मैं एसी में बैठ के काम कर रही हूँ तो मुझे 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये प्रमाण जो है कि मेरी बॉडी को क्या ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश करिए, उस हिसाब से आप कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, और फिर उसी का असर मन पे। Absolutely. बिल्कुल। तो ये बातें हैं जिनका ख्याल हमें ज़रूर रखना है। होम्योपैथी के नज़रिए से जब मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी मैं कहूँ सबके मन में आशंका रहती है PCOS को लेकर, इसमें होम्योपैथी किस तरह से मदद करती है, अगर आप बताएं। जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें जो स्त्री के कारण है, फीमेल फैक्टर है, उसमें एक होती है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है यूट्रस के अंदर, कुछ होती है फैलोपियन ट्यूब्स में, कुछ होती है ओवरी में, और एक उसमें एनोवुलेशन एक कारण होती है। एनोवुलेशन के कारण से जितने फीमेल इनफर्टिलिटी होती है उससे मतलब 70 से 80% होती है ड्यू टू PCOS। और इसको PCOS का जो इनफर्टिलिटी हो रही है वो बहुत अच्छी तरीके से होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट हो पा रही है। ये कुछ हमने स्टडी भी किए हैं और उस स्टडी में पाया गया है कि कुछ मेडिसिन है, जैसे पल्साटिला हुआ, सेपिया हुआ, कैलकेरिया कार्ब, ग्राफाइटिस और ट्यूबरकुलिनम, ये सारे मेडिसिन इसमें कारगर हो रही है। थूजा भी कई हद तक उसमें भी हेल्पफुल हो रही है। और इसके साथ भी मतलब मेनली तो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी होती है पहले, और उसके बाद साथ के साथ आने वाले दिन विदिन 6 मंथ्स या 1 ईयर, और हमें उसमें पूरे टाइम देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा पीरियड रेगुलर हो गया तो फिर पेशेंट छोड़ देते हैं, वो नहीं है। मतलब उसको जब कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट में रहते हैं उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर गरिमा, टेस्ट और ट्रीटमेंट को लेकर आप मुझे बताएं, एलोपैथी में जैसे आप लोगों ने कहा कि कई लोग अपने मन में और अपने आप ही सोच लेते हैं कि हमें PCOS है, किस तरह के टेस्ट हैं जो कराना ज़रूरी है, और जो सिम्टम्स की बात की है, क्या उसके बाद अगर उस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये टेस्ट करा ही लेने चाहिए? देखिए, अगर आप लोगों को पेरेंट्स को यूजुअली पता चलता है छोटे बच्चों के उसमें संदर्भ में, और अदरवाइज़ लेडीज़ को खुद को पता चलने लगता है कि जो महीना, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो ये है कि जो महीना महीने के महीने आना चाहिए, अब वो महीने के महीने आने की बजाय कई बार 2 महीने से आ रहा है, कई बार 1.5 महीने से आ रहा है, कई बार 3 महीने से आ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपको महीना या मासिक धर्म नियमित तरीके से ना आके देरी से आ रहा है, या देरी से आने के बाद बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक सिम्टम है। दूसरा है आपका वज़न अचानक से बढ़ने लग रहा है, और तीसरा है जो पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं कि वज़न तो बढ़ भी रहा है और थोड़ा सा बच्चा सोशली अडेप्टेबल नहीं है, थोड़ा अकेला रहने लग रहा है, या उनके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, या हेयर ग्रोथ आ रहा है। तो इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए। टेस्ट्स के अंदर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, ये एक सिंड्रोम है जिसको हम क्लिनिकल नज़रिए से, लेबोरेटरी टेस्ट के माध्यम से, इन सब के ऊपर इसका डायग्नोसिस डिपेंड करता है। तो एक बार विशेषज्ञ के मिलने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका डायग्नोसिस ढंग से हो जाता है, हार्मोन टेस्ट करा लेते हैं,
और साथ में क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हम पीसीओ में सारे के सारे टेस्ट पीसीओ को डायग्नोज करने के लिए नहीं कराते हैं, क्योंकि डायग्नोज तो हम क्लिनिकली करते हैं। हम उसमें उनमें और कोई अंदर हार्मोनिक बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारी, शुगर का लेवल चेक करने के लिए हम टेस्ट कराते हैं। तो जिससे आपको आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस 4 तरह के पीसीओएस कहे गए हैं। किसी के अंदर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, किसी के अंदर वजन ज़्यादा है, किसी के अंदर मेन प्रॉब्लम पीरियड्स का है। तो इन सब का एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। तो हर मरीज को समझा दिया जाता है कि आपके उसमें बेस्ट है कि गोली लेनी है, गोलियां, मेडिसिन्स ये तो लेनी ही पड़ सकती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। और किसी भी तरीके से चाहे छोटे छोटे चेंजेस लाएं अपने लाइफ में, आधा घंटा निकालिए सुबह अपने आप के लिए। अगर आपका वर्क है, अगर आपका पढ़ाई है, जो भी है वो सब अपने लिए निकालिए। आप आधे घंटे के अंदर भी आप देख सकते हैं गूगल में कि किस तरीके से आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर अपनी मानसिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हॉबी अपनाइए जिससे आपको एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलता रहे, एक पॉजिटिव आपको एक इच्छा रहे कि भाई हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है। इन सब चीज़ों को अपनाते रहना चाहिए। तो ये टेस्ट कराने का मतलब हमारा है कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर तो इनका ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में ब्लड प्रेशर के असर बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए हम टेस्ट ज़्यादा करवाते हैं, जिससे कि हम इनको अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट कर सकें और इनको इंडिविजुअलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझा सकें। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट की बात है, फिजिकल एक्सरसाइज की भी बात आपने कही है, डॉक्टर स्वाति योग कितना मदद कर सकता है? क्योंकि योग के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपको एक हेल्दी रख सकता है, एक अच्छा रास्ता सुझा सकता है। आपके शरीर में जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म है वो हिप्पोकैम्पस एरिया जो होता है वहाँ पे इसका असर होता है, लिम्बिक सिस्टम पे इसका असर होता है। और सिर्फ बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं और एक्साइटेटरी हार्मोन्स होते हैं। आप एक तो एक्साइट हो जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, और इन दोनों का अगर बैलेंस होता है तो आप एकदम परफेक्ट स्टेट में हो। तो ये परफेक्ट स्टेट, तो ये दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने में योगा सबसे बेस्ट है। तो उसका अगर आप इस्तेमाल रोज के जीवन में लाते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो मसल का स्ट्रेचिंग होता है, आप जो अलग अलग आसन करते हो, आप 10 किलोमीटर वॉकिंग भी कर लेंगे तो वो असर नहीं मिलेगा। और अभी रिसेंट ये स्टडीज़ बता रहे हैं कि मसल्स भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, उसमें से कई सारे जो एंडोक्राइंस है वो सिक्रीट होते हैं जो शरीर में पेन किलिंग का काम करते हैं, इतना उसका असर ज़्यादा है। तो जब आप बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हो तो ये सारे जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म के उस पर उसका जो असर होता है वो कई गुना ज़्यादा है। तो हर किस्म से आप आधा घंटा भी योगा करते हो, किसी एक पोज को बहुत ज़्यादा मास्टर करके उसको कंटिन्यूसली कई घंटों तक, कई मिनटों तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो आपके शरीर में बैलेंस लाने के लिए। अभी ये जो पीसीओएस है वो एब्सोल्युटली हार्मोनल या जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म है उसका इम्बैलेंस है, तो ये सब बैलेंस कराने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। ठीक है, एक सवाल अब हम शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मालय, ये जो सवाल है ये लक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश से पूछा है। 22 साल इनकी उम्र है और इनका कहना है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, मुहासे काफ़ी होते हैं, मेरा वज़न भी थोड़ा ज़्यादा है, क्या मुझे पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या हो सकती है और मुझे क्या टेस्ट करवा लेने चाहिए सिर्फ इन सिम्टम्स को देखते हुए? हाँ, जैसे कि 22 साल उम्र की है, पीसीओएस हो सकती है भी, नहीं भी हो सकती है। पीसीओएस यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 12 से लेके 50 साल की उम्र तक होने के चांसेस है, और इसके साथ उनका बाल झड़ भी रहा है, मुहासे भी हो रही है, मगर उन्होंने पीरियड के बारे में कोई जिक्र नहीं किए हैं। अगर साथ में पीरियड की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो होने के भी चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि पीसीओएस नहीं होगा, होने के चांसेस है अगर पीरियड भी ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होती है।
और उनके साथ साथ उनको हम बोल सकते हैं कि वो सही विशेषज्ञों को जाके दिखाए। उनका हो सकता है वो कोई कुछ सिम्टम्स ना भी बोले हैं, वो उनके पास जब जाएंगे नियर बाय कोई डॉक्टर के पास, वो उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। कुछ अगर टेस्ट की ज़रूरत होगा तो वो बताएंगे, और किस तरीके से उनके खान पान में भी चेंजेस लाएंगे। जैसे कि वो उनकी मोटापा हो रही है, तो मोटापा हो रही है तो हमें प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा मॉडरेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 days इन ए वीक। और उसके साथ उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी उसको हम कम करें, और प्रोटीन थोड़ा बढ़ाए। मतलब वो भी मॉडरेटली, अभी जैसे मैडम ने बोले कि बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और साथ में उनको बहुत फाइबर्स अपने डाइट में लाना चाहिए, और साग सब्जियाँ, फ्रूट्स। तो मैं ये बोलूँगी जब भी हर एक मील में वो अपने हर एक मील में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स वो रखे, ऐड करें, और डेली वो एक्सरसाइज करें। साथ ही साथ वो कुछ हाउस होल्ड वर्क भी कीजिए। जैसे आजकल, पहले देखा जा रहा था जैसे हमारे माताओं वो सब घर की काम दाम कर रहे थे, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि। और आजकल की पूरा लाइफस्टाइल हमारा बहुत इजी गोइंग होने के कारण हम सेडेंटरी लाइफ लीड कर रहे हैं, और साथ के साथ मतलब बहुत मेंटल फिजिकल स्ट्रेस भी ले रहे हैं। मगर वो ये भी एक होती है कि हमारा स्ट्रेस रिलीज, जब घर की कामकाज भी करते हैं वो भी स्ट्रेस रिलीज कुछ हद तक हो रही है। वो सब जब से अपनाएंगे उसमें उनको राहत मिलेगा। और एक मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि मतलब हम प्लास्टिक मुक्त भारत तो कर रहे हैं, ये बहुत कारगर है हमारे लिए। जो कि हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहे हैं, उसमें एक पदार्थ सिक्रेशन होती है जैसे कि बिस्फेनॉल ए करके, वो ना मतलब देखा गया है कि मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाती है। तो हम उसको भी वर्जित करें, प्लास्टिक यूटेंसिल को यूज़ ना करें, मतलब प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स यूज़ ना करें, प्लास्टिक बोतल में पानी ना पिए। तो फिर ये भी हमें एक हेल्पफुल होगा। खाना हाँ, स्टोर करके हम पर्यावरण का भी ठीक रखें। और टेस्ट में भी आया है कि यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क में भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। यस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गरिमा, एक जो सवाल आया है ये तमल दत्ता ने पूछा है पंजाब से। इन्होंने कहा मेरी पत्नी की उम्र 27 साल है, शादी को 4 साल हुए हैं, और मेरी पत्नी का वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और पीरियड्स भी अनियमित रहते हैं। ब्लड टेस्ट में एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ आया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। हमें थोड़ा सा डर बैठ गया है, क्या हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी? बिल्कुल। देखिए, पहले तो संतान सुख की तो प्राप्ति हो सकती है आपको, लेकिन फ़िलहाल तो आपको अपनी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप खुद कह रहे हैं उनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, उनको माहवारी में अनियमितता हो रही है, तो पहले हमें उसे एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट कराए हैं जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब यही है कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रही हैं, आप प्री डायबिटिक हैं। तो हमें पहले वो एड्रेस करना है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमें देनी हैं, जो कि हम इन्हें दे सकते हैं। पीरियड्स को भी रेगुलराइज कर सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसका असर हो सकता है, जैसे कई तरीके की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, फिर मेटफॉर्मिन दिया जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो घर में आज ही इस प्रोग्राम के बाद शुरू कर सकती हैं, वो हैं अपने खान पान में बदलाव और फिज़िकल एक्टिविटी। वज़न कब तभी बढ़ता है जब आपके अंदर खान पान ज़्यादा जा रहा है जितनी आपको उसकी ज़रूरत है। तो या तो आप उसे बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं सकते, कुछ तो आप खाएंगे, तो बेटर है कि उसको बैलेंस करने के लिए आप उतनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप अपनी थोड़ी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे सलाह करके दवाइयाँ शुरू करेंगे और लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाएंगे, तो आपको संतान का सुख ज़रूर प्राप्त होगा। बिल्कुल। एक और सवाल है, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर स्वाति आप इसका जवाब दें। इन्होंने भी सवाल कुछ ऐसा ही पूछा है, इसलिए ये एक सवाल है पृथा का दिल्ली से। मेरी उम्र 16 साल है, मुझे अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, तो क्या इसके पीछे PCOD या PCOS वजह हो सकती है? अगर आप 16 साल की हैं और पीरियड नहीं आए हैं तो ये
बहुत ज़्यादा लाइटली लेने वाली बात नहीं है। इसको आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो इसमें ये करिए कि किसी विशेषज्ञ के पास जाइए। आपका क्लिनिकल चेकअप जो होता है वो कराना ज़रूरी है। आपकी जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है वो अच्छे से डेवलप हुए हैं नहीं हुए हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है उसकी तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स जो है जैसे थायराइड का डिसफंक्शन है या कुछ है ऐसे तरह का कुछ है क्या, ये देखना भी ज़रूरी है। पीसीओएस तो बहुत बाद में आएगा, उसके पहले बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही आप पहले करिए, यही मेरी सलाह रहेगी। बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह लेकर जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो कराना सबसे पहले ज़रूरी है और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए ताकि ये पता लग सके कि इसके पीछे वजह आखिर क्या है। डॉक्टर गरिमा, जब हमने उम्र के पड़ाव की बात की है तो आप लोगों ने कहा है कि 50 साल की उम्र तक भी पीसीओएस हो सकता है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि हमने ठीक है बात तो कर ली कि जो किशोरावस्था है उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, फिर गर्भधारण वाली बात भी हमने कर ली, लेकिन उससे ऊपर की एज में जो महिलाएं हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं इसकी वजह से? जी, जिन महिलाओं को पीसीओएस का प्रॉब्लम है या जिनका वज़न ज़्यादा है उनको बाद में जाके एक तो आपके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि उनका महीने के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है और उनको देरी से महीना आता है तो उनको एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा महीने में ब्लड ब्लीडिंग होना और एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आपको अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम के कारण या किसी और कारण के कारण अगर आपको हर 2 महीने में महीना नहीं आ रहा है तो वो आपको रिस्क देता है बाद में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर 2 महीने में महीना आ जाए। 3 महीने तक अगर आपको महीना नहीं आ रहा है तो आपको इलाज लेना है जिससे कि आपका महीना नियमित रूप से आता रहे। पीसीओएस एक हार्मोनली एक्टिव हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो वो यंग एज में ज़्यादा, यंग रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है और यूजुअली जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम, पीरियड में अनियमितता की प्रॉब्लम धीरे धीरे थोड़ी सी रेगुलराइज होनी शुरू हो जाती है और ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन बेस लाइन आपका वो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर रहती है। तो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको हाइपरटेंशन और बाकी फीमेल चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और कि जैसे थायराइड को लेकर बोला जाता है कि एलोपैथी दवा अगर आपने एक बार शुरू कर दी तो आपको जीवन भर खानी है, पीसीओएस में क्या है? देखिए, ये बात एलोपैथी दवा के लिए नहीं है, ये सभी तरह की दवाइयों के लिए है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी है तो अगर आप उसको कंट्रोल करने के लिए थायराइड की दवाई रोज़, अगर आपका शरीर थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा है तो आपको थायराइड की गोली रोज़ खानी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको ब्लड प्रेशर की दवाई रोज़ खानी है। उसी तरीके से अगर आपको पीसीओएस है और आपको पता है कि मुझे पीसीओएस है तो इसके इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपका वजन कंट्रोल में रखना है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है खान पान और फिज़िकल एक्टिविटी, इन दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। आपको खान पान में छोटे छोटे चेंजेस ये लाने हैं कि आप घी, तेल, कार्बोहाइड्रेट डाइट ये सब चीज़ें कम करके सैलेड्स इम्प्रूव कर लें। अगर आपको भूख कंट्रोल नहीं होती है तो कोई बात नहीं, खाना खाने से पहले आप 1 बाउल फुल ऑफ सैलेड्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, पानी पी लें, जिससे कि आप थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें। इस तरीके का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होने की संभावना काफ़ी कम है। बिल्कुल, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपके दिनचर्या की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप सिर्फ पानी पूरी, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, ये बच्चियाँ जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रही हैं और उसके कारण उनके शरीर पे उसमें पिसा हुआ हरी मिर्च है, उसके कारण लीवर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि जो भी गर्भवती माताएं हैं या जो गर्भधारणा करने वाली है वो विशेष तरीके से इसकी तरफ ध्यान दें ताकि नेक्स्ट जनरेशन में इसके प्रिकर्सर्स उनके जीन्स में ना आए, कि अगला जनरेशन का भी प्रोटेक्शन ये हो सके कि ये सारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं अगले जनरेशन में ना आए। इसके लिए इसकी तरफ विशेष ध्यान दें और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएं। बिल्कुल। डॉक्टर पद्माले, आपका क्या मैसेज है? हाँ, मैं भी यही बोलनी चाहूँगी कि मतलब सभी आपने दिनचर्या में एक सकारात्मक व्यवहार रखिए और आपकी वापसी में रिलेशन अच्छा रखिए और साथ के साथ आपकी खान पान में पूरा चेंजेस लाइए, जैसे कि मतलब हर एक लो कार्बोहाइड्रेट लेंगे
और आप सलाड्स भरपूर मात्रा में लेंगे और बहुत सारे वेजिटेबल्स लेंगे तो फिर आप अपने लाइफ में सफल ज़िंदगी और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है डॉक्टर गरिमा, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई दी हैं, आखिर में आप भी कुछ कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई जना सेल्फ डायग्नोसिस ना करे कि मुझे पीसीओएस है। पीसीओएस एक प्रोसेस है जिसको आप बीमारी का रूप देंगे तो आप परेशान रहेंगे और आप डॉक्टर या दवाइयाँ बदलते रहेंगे। इसकी बजाय इसे एक प्रोसेस समझिए और इसको कंट्रोल कैसे लिया करा जा सकता है, आप इसके ऊपर अपने विशेषज्ञ से ढंग से समझिए। बेस लाइन ट्रीटमेंट पीसीओएस का है फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट, जिसमें कि हेल्दी डाइट होना चाहिए। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी या आपकी हेयर ग्रोथ है तो उसको लेके नेगेटिव बॉडी इमेज मन में न बनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। और यहाँ पे बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे कि आपको ये सारी समस्या से समाधान मिल सकता है। तो पीसीओएस को एक बीमारी ना समझ के एक प्रोसेस समझिए और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलते रहें तो आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं और आगे आप इनफर्टिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गरिमा कछावा आपका, डॉक्टर स्वाति गायकवाड़ आपका, साथ ही डॉक्टर पद्मालय रथ आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज आयुष्मान भव में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी बातें जो मैं संक्षेप में बताऊं, जैसे आखिर में सबने मैसेज भी दिया है कि सेल्फ डायग्नोस पीसीओएस को लेकर नहीं करना है, गूगल से जो जानकारी मिलती है वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, बैलेंस डाइट लें, दिनचर्या नियमित दिनचर्या का पालन करें और साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखें। तो जाहिर तौर पर पीसीओएस की समस्या से आप बच भी सकते हैं और अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो इसे अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे अपने दांतों और मसूड़े के स्वास्थ्य की और इनकी देखभाल की। आज अगर देखें तो लगभग 80% आबादी दांतों या फिर मसूड़ों से जुड़ी किसी न किसी समस्या से प्रभावित है और इसके मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो आखिर कैसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, करेंगे इसके हर पहलू पर बात। और आपके सवाल भी आप हम तक ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। अपना ईमेल आईडी हम आपको बताते हैं, यह है ayushman.bhav3@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके सवालों का इंतजार। साथ ही YouTube पर आप अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।